ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। अनुपयोग से लोहे को जंग खा जाती है, स्थिरता से पानी अपनी शुद्धता खो देता है और इसी तरह व्यक्ति की निष्क्रियता मस्तिष्क की ताकत सोख लेती है। ये किसने कहा है? लियोनार्डो दा विंची ने कहा है। प्लास्टिक कणों से सेहत पर संकट। आजकल प्लास्टिक प्रदूषण की भी खूब चर्चाएं हो रही हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। ये आप देखिए, आधुनिक विकास का पहिया जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कई ऐसी समस्याएं पैदा हो रही हैं जिनका निकट भविष्य में कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी ही एक विकट समस्या माइक्रो प्लास्टिक के सूक्ष्म कण की है। यह हवा, ओस और बारिश के जरिए मनुष्य सहित तमाम जीव जंतुओं की सेहत तथा जैव विविधता पर गहरा असर डाल रहा है। यह प्लास्टिक हमें दिखता नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर लगातार वार कर रहा है और इस पर अमेरिका में हुआ शोध एक विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इसके मुताबिक दुनिया की साफ मानी जाने वाली जगह दक्षिण नेशनल पार्क की हवा में भी प्लास्टिक के महीन कण पाए गए और इस इलाके में ना तो वाहनों की भीड़ भाड़ है और ना ही यहाँ उद्योग है, और इसके बावजूद यहाँ प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों की बरसात होती रहती है और इससे सैकड़ों टन प्लास्टिक के कण धरती पर बिछ चुके हैं। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों के मुताबिक इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामानों से पॉलीकार्बोनेट निकलता है, जो एक तरह का प्लास्टिक ही है और इससे भी मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। वैज्ञानिकों ने माइक्रोप्लास्टिक के असर पर शोध के दौरान पाया कि हम रोज प्लास्टिक के लगभग 7000 सूक्ष्म कण अपनी सांस के जरिए लेते हैं। अध्ययन के मुताबिक इससे वैसा ही असर होता है जैसा तंबाकू खाना या फिर सिगरेट पीना है। यह एक गंभीर स्थिति है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे लोगों की सेहत पर ही असर नहीं हो रहा है, बल्कि महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर भी यह नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि माइक्रोप्लास्टिक हमारी कुल क्षमता पर भी असर डाल रहा है। गौरतलब है कि माइक्रोप्लास्टिक एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक में खासतौर से पाया जाता है और इसके इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, क्योंकि केवल एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक से महज हवा ही प्रदूषित नहीं हो रही है, बल्कि मिट्टी और पानी भी प्रदूषित हो रहा है। माइक्रोप्लास्टिक से जलीय जीव जंतुओं और पक्षियों पर भी असर हुआ है और इससे कई जीव जंतु विलुप्त हो गए हैं। जीव जंतुओं में कई तरह की बीमारियां हो रही हैं और उनकी उम्र में भी कमी देखी जा रही है और इसके अतिरिक्त समुद्री नदियों और झीलों का जल कई तरह के प्रदूषण से ग्रस्त हो गया। कस्बों और गांवों के कुओं तथा नहरों का जल भी प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक के कारण प्रदूषित हो गया और इससे ग्रामीण और कस्बाई लोग कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो गए। एक अनुमान के मुताबिक नदियों और समुद्री तटों पर अरबों टन प्लास्टिक कचरा मौजूद है। हालांकि इस कचरे का पुनर्चक्रण करने का कार्य दुनिया की कुछ कंपनियां कर रही हैं और इस समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के राज्य स्तरीय नियम बनाकर इसे प्रतिबंधित करने का कार्य किया है। वहीं अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी वर्ष 2025 तक पैकेजिंग में 100% पुनर्चक्रित उत्पाद का उपयोग करने की घोषणा की थी। और आप देखेंगे कि लेकिन अभी इस दिशा में कितना काम हुआ है बता पाना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा सहित देश के अनेक राज्यों में प्लास्टिक कचरे पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन व्यवहारिक रूप से एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का चलन अब भी जारी है। यदि एक बार इस्तेमाल वाले प्लास्टिक को चलन से बाहर नहीं किया गया तो माइक्रोप्लास्टिक से मानव सभ्यता को जो नुकसान होगा वह हमारी कल्पना से भी अधिक हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार साधारण प्लास्टिक को सड़ने में भी लगभग 500 वर्ष लग जाते हैं, मगर सहजता से उपलब्ध होने के कारण इसके जहरीलेपन को नजरअंदाज कर दिया जाता है और दुनिया में इसका महज 5 में से 1 हिस्से का ही पुनर्चक्रण हो पाता है। इस तरह इसका 80% हिस्सा समुद्र में जा रहा है और इसमें माइक्रोप्लास्टिक का हिस्सा सबसे ज्यादा होता है।
समुद्री पक्षी प्लास्टिक के कारण असमय मौत का शिकार बन रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर वर्ष करीब 1 लाख समुद्री जीव मर जाते हैं। कई जीव जंतु और पक्षी तो विलुप्त हो गए हैं। इसके अतिरिक्त समुद्र नदियों और झीलों का जल भी प्रदूषण का शिकार हो गया है। कस्बों और गांवों के कुओं और नहरों का जल भी प्लास्टिक के कारण प्रदूषित हो गया। एक सर्वेक्षण के मुताबिक 70 के दशक के बाद प्लास्टिक का उपयोग शहरी, ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में बढ़ता गया। अब यह कई बीमारियों का कारण बन गया है। अब तो प्लास्टिक के बगैर काम नहीं चलता है। जाहिर है कि इसके असर से बचना नामुमकिन है। उपयोग में आने वाले प्लास्टिक को जलाने से कई तरह की जहरीली गैसें पैदा होती हैं और जिनमें नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख हैं। इन गैसों से फेफड़ों, आंखों की बीमारियों, कैंसर, मोटापा, मधुमेह, थायराइड, पेट और सिर दर्द तथा कब्ज जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। नई शोध के अनुसार प्लास्टिक से बने बर्तनों के उपयोग से इसमें मौजूद नुकसानदेह रसायन खाद्य पदार्थों में घुलकर हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, जिससे पेट, सिर, फेफड़े और आंख से संबंधित समस्याएं पैदा हो जाती हैं। महिलाओं में प्लास्टिक के अधिक उपयोग के कारण बांझपन आ सकता है। नदियों, झीलों और समुद्र के किनारे उगी वनस्पतियों और पेड़ों पर इसका असर अधिक देखा गया है। माइक्रोप्लास्टिक पर दुनिया भर में लगातार शोध जारी है। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के मुताबिक इंसानी शरीर, खासकर मस्तिष्क पर माइक्रोप्लास्टिक का असर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इससे मस्तिष्क की मूल संरचना में बदलाव आ रहा है और दिल का दौरा, मस्तिष्क आघात की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और जांच के सभी नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने के प्रमाण मिले हैं। गौरतलब है कि प्लास्टिक प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। शोध बताते हैं कि यह कैंसर और मनोभ्रंश का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण जिस तरह गहरा होता जा रहा है और आप देखते हैं, उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। पिछले 5 दशकों में प्लास्टिक प्रदूषण मानव सभ्यता के लिए खतरनाक बनता चला गया है। पहाड़ों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक धरती का कोई भी कोना शायद ही बचा हो जहां प्लास्टिक ना पहुंचा हो। मनोभ्रंश से प्रभावित लोगों के मस्तिष्क में 6 गुना ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक मिलना चिंता की बात कही जा रही है और ऐसे मरीजों के मस्तिष्क में सामान्य लोगों की तुलना में 6 गुना माइक्रोप्लास्टिक अधिक पाया जाता है। माइक्रोप्लास्टिक के खतरे और दुष्परिणामों से क्या मनुष्य को बचाया जा सकता है? क्या इसके बढ़ते असर को रोक पाना संभव होगा? लोगों को इससे बचाने के लिए ऐसे क्या कदम उठाए जा रहे हैं और हर व्यक्ति किस तरह माइक्रोप्लास्टिक के असर से बच सकता है? इन मसलों पर भी लगातार शोध किए जाने चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में माइक्रोप्लास्टिक से बचाने के बेहतर तरीके खोजे जा सकेंगे। आजकल बीमारियां देखिए कितनी तेजी से बढ़ रही हैं और इस तरह के टॉपिक पर जब भी आंसर राइटिंग करने के लिए कहा जा रहा है, निबंध लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो ये सब फैक्ट लिखा करिएगा आप लोग। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय भी बताया करिएगा। तप का ह्रास। ये भारतीय संस्कृति में तप एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल्य रहा है। इसका संबंध केवल धार्मिक साधना से नहीं बल्कि अपनी गुणवत्ता में वृद्धि, परोपकार और किसी उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से शारीरिक और मानसिक कष्ट सहने से है। भागीरथ, ध्रुव, दधीची, महावीर, बौद्ध जैसे महापुरुषों से लेकर रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमन, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला तक अनेक व्यक्तित्व तप के आदर्श रहे हैं। ऐसे अनेक तपस्वी भी हुए हैं जिन्हें व्यापक प्रसिद्धि नहीं मिली, पर जिन्होंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। तप का अर्थ स्वेच्छा और प्रसन्नता पूर्वक कष्ट स्वीकार करना है। यही भावना साधारण कष्ट को आनंद और आत्मविश्वास का माध्यम बना देती है। सोने को तपाने से जैसी उसकी चमक बढ़ती है, वैसे ही तप मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारता है। संगीत, योग, साहित्य, भक्ति और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता का आधार भी दीर्घकालिक तप ही रहा है। पंडित रविशंकर ने अपनी आत्मकथा में अपने गुरु उस्ताद अलाउद्दीन खां के कठोर अभ्यास का जो वर्णन किया, वह बताता है कि किसी क्षेत्र में सिद्धि बिना तप के संभव नहीं है। तप के 2 ऐसे पक्ष हैं जिन पर आज कम ध्यान दिया जाता है। पहला, तप के लिए समय चाहिए और जबकि आज अधिकांश लोग शीघ्र परिणाम चाहते हैं। दूसरा, तप का सबसे बड़ा प्रभाव व्यक्ति के भीतर होता है, जो बाहर से तुरंत दिखाई नहीं देता है। असफलता का मूल्यांकन लोकप्रियता, धन और बाजार की कसौटी पर होने लगा है, जबकि श्रेष्ठता और लोकप्रियता हमेशा एक दूसरे की पर्याय नहीं होती। पतंजलि के योग सूत्र के तप को नियम का आवश्यक अंग माना गया और क्रिया योग के 3 प्रमुख तत्व तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान में उसको स्थान दिया गया। इससे स्पष्ट है कि भारतीय चिंतन में तप केवल व्यक्तिगत साधना नहीं बल्कि आत्म विकास का अनिवार्य साधन रहा है। हमारे समाज में तप का भाव लंबे समय तक विविध रूपों में विद्यमान रहा है। उपवास, व्रत, सेवा, अनुशासन, त्याग उसी के रूप में है। माता पिता बच्चों को दूसरों के लिए कष्ट उठाने की शिक्षा देते थे और शिक्षक अपने शिष्यों को विषय के गहन अध्ययन के लिए प्रेरित करते थे। विद्यार्थी आज की तरह
किन्हीं दर्ज बिंदुओं पर आश्रित न रहकर मूल ग्रंथों का अध्ययन करते थे। सेवा को भी तप का रूप माना जाता था। एक परिचित ने अपने वृद्ध माता पिता की सेवा को जीवन का प्रमुख दायित्व माना, जबकि उसके अन्य भाइयों ने उसमें एक विशेष रुचि नहीं ली। यह सेवा तप का एक प्रेरक उदाहरण था और किसी उद्देश्य के प्रति समर्पण और उसके लिए धैर्य का धारण भी तप ही है। कई लोग किसी लक्ष्य का निर्धारण तो कर लेते हैं, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग पर चलना पड़ता है उस पर चलने का धैर्य नहीं रखते। ऐसे में मन में जिस तरह की हड़बड़ी या जल्दीबाजी मचती है, उसके नतीजों में या तो लक्ष्य की ओर का यह सफर अधूरा रह जाता है या फिर व्यक्ति रास्ता भटक कर कहीं और पहुंच जाता है। इसके बाद एक समस्या और आती है। अपनी चूक पर गौर नहीं करने के बाद या तो लक्ष्य को या फिर रास्ते को कटघरे में खड़ा किया जाता है, जबकि सच है कि आज तब भाव तेजी से क्षीण होता दिखाई देता है। आलस्य, आराम तलबी और त्वरित सफलता की इच्छा बढ़ रही है। विद्यार्थी गहन अध्ययन के स्थान पर संक्षिप्त रास्ता खोजते हैं। त्याग, सादगी, मितव्ययिता और तप जैसे मूल्य पहले जितने आदरणीय नहीं रहे। जीवन का आदर्श अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त करना बनता जा रहा है। इस सुविधा प्रधान जीवन शैली को ही प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाने लगा। कुछ लोग तकनीकी प्रगति, उपभोक्तावाद और परिवार संरचना में परिवर्तन को इसका कारण मानते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यह व्यवस्था व्यक्ति को इतना धन अर्जित करने के लिए प्रेरित करती है कि भविष्य में बिना श्रम के जीवन यापन संभव हो सके। परिणाम स्वरूप सुखवाद और आराम तलबी बढ़ती है और तप का महत्व घटता जाता है। बिना परिश्रम अधिक आय प्राप्त करने के प्रलोभन देने वाली अनेक योजनाएं इसी मानसिकता का उदाहरण है। आज अगर व्यक्ति कठिन परिश्रम भी करता है तो आमतौर पर उसका उद्देश्य धन, पद या सत्ता प्राप्त करना होता है। गीता की भाषा में इसे राजसी तप कहा जा सकता है, पर यह सात्विक तप नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में किया गया क्या, यह आप देखते हैं, तैयारी में किया गया कठोर श्रम भी अक्सर भविष्य के व्यक्तिगत लाभ का निवेश होता है। उसमें आत्मिक उन्नति, चरित्र निर्माण या लोक कल्याण का भाव अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं होता है। तप के अभाव में मनुष्य की गुणवत्ता का भी ह्रास होता है। केवल आर्थिक सफलता के लिए किया गया परिश्रम किसी व्यक्ति को संयमी, इंद्रिय निग्रही और निस्वार्थ नहीं बना सकता। जब समाज में तप का आदर्श कमजोर पड़ता है तब मनुष्य स्वयं भी अधिक उपयोगी और संवेदनशील नहीं रह जाता। यह भी विचारणीय है कि कहीं हमारी दुनिया इतनी असंवेदनशील तो नहीं होती जा रही है कि किसी के त्याग और कष्ट से ना पीड़ा मिलती है और ना करुणा। अगर समाज को दीर्घकालिक नैतिक और मानवीय शक्ति चाहिए तो तप को फिर से एक आदर्श मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करना होगा। तब केवल कष्ट सहने का नाम नहीं है, बल्कि स्वयं को श्रेष्ठ बनाने और व्यापक हित के लिए समर्पित करने की वह साधना, ये आप देखिए वह साधना है जिसके बिना व्यक्ति और समाज दोनों का वास्तविक उत्थान संभव है। अच्छा आर्टिकल लिखा जाता है। ये आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियां हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। या आप देखिए हिंसा की राजनीति। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव और उसके नतीजे आने के बाद से ही आए दिन किसी बात पर हिंसा, अराजकता की जैसी स्थिति बनी हुई है। उस समय ऐसा लगता है कि सरकार पुलिस मूक दर्शक की भूमिका में है और जो भी रहा उसे होने दिया जा रहा है। अन्यथा क्या कारण है कि किसी भी राजनीतिक पक्ष के कार्यकर्ता या फिर उसका समर्थन करने वाले लोग बिना किसी बड़ी वजह से कि अचानक ही आक्रामक या अराजक हो जाते हैं। पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने का इंतजाम करने के बजाय उदासीन दिखती है। राज्य में 24 परगना जिले के हालीसर में रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ जो हुआ वह न केवल कानूनन व्यवस्था पर एक गहरा सवाल है, बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि बदले की भावना जब राजनीति में जगह पाती है तो किस तरह एक अफसोसजनक हिंसा की संस्कृति का विस्तार होता है। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ममता बनर्जी उनके परिजनों से मिलने जा रही थी। इसी बीच उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, कीचड़ और पत्थर फेंके गए, आक्रामक और अवांछित नारे लगाए गए। अफसोसजनक यह था कि वहां मौजूद पुलिस ने यह सब रोकने के लिए जरूरी सक्रियता नहीं दिखाई। हैरानी की बात यह है कि वहां की स्थिति एक तरह से बेलगाम हो जाने की आशंका के बावजूद पुलिस ने उपद्रवियों की भीड़ को जमा होने से नहीं रोका और यह बेवजह
नहीं है कि इस घटना के बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पुलिस के सामने ही उनकी गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए। गाड़ी पर किया गया हमला इतना गंभीर था कि अगर खिड़कियां खुली होती तो उनका सिर फट जाता। सवाल है कि राज्य में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी एक महिला नेता को जब इस तरह की अराजकता का सामना करना पड़ रहा है तो राज्य में कानून व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर क्या होगी। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब राज्य में असंतोष और नाराजगी के नाम पर चुनाव के बाद इस तरह की बेलगाम प्रतिक्रिया देखी गई। जानदार दिन नहीं हुए थे जब विधानसभा चुनाव के नतीजों में तृणमूल कांग्रेस की हार हुई थी और भाजपा की सरकार बनी। इसके बाद राज्य के अलग अलग इलाकों में अनेक जगहों पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं या फिर समर्थकों पर हमले की घटनाएं सामने आई। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी जैसे कद्दावर नेताओं पर घातक हमले किए गए। इसी तरह एक घटना में तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्रा पर भी अंडे फेंके गए। विचित्र यह है कि सत्ता में होने के नाते जहां भाजपा सरकार को ऐसी घटनाओं पर शर्मिंदा होना चाहिए था, वहां इस पर अफसोसजनक प्रतिक्रियाएं सामने आई। क्या ऐसी घटनाओं को सिर्फ जनता की नाराजगी बताकर इसकी गंभीरता को खारिज किया जा सकता है? और आप देखिए क्या इस तरह का रवैया कानून व्यवस्था को संभाल पाने में राज्य सरकार की नाकामी को नहीं दर्शाता है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा कोई नई बात नहीं है, मगर सवाल है कि जिन राजनीतिक दलों को इससे शिकायत रही है, जिन्होंने इससे पहले की सरकारों और सत्ताधारी पार्टियों पर सवाल उठाए, वे जब खुद सत्ता में आए तब उन्हें राजनीतिक हिंसा की प्रवृत्ति को रोकना जरूरी क्यों नहीं लग रहा है? ये आप देखिए, पश्चिम बंगाल की बात हो रही, कोलकाता इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखते हैं कि उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। शुभेंदु अधिकारी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आप देखते हैं कि बीजेपी की सरकार आ चुकी है ना। RN रवि यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। यहाँ विधानसभा में 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। गुणवत्ता पर सवाल। देश में सड़क परिवहन की बेहतर सुविधाएं विकसित करने के लिए राजमार्गों का विस्तार और नए एक्सप्रेसवे का निर्माण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। दावा किया जाता है कि उच्च तकनीक के इस्तेमाल से बनने वाली इन सड़क मार्गों पर सफर सुरक्षित होगा और वाहनों की तेज गति से समय की भी बचत होगी। मगर हाल ही में बने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की मौजूदा स्थिति सरकार के इन दावों की हकीकत बताती है। इस मार्ग को आधुनिक मशीनों और कृत्रिम मेधा आधारित निगरानी कैमरे, उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली जैसी उच्च तकनीक के इस्तेमाल से तैयार किया गया। मगर हालात यह है कि पिछले कुछ दिनों में 45 किलोमीटर की दूरी में औसतन हर 2 किलोमीटर पर सड़क धंस जाने की खबरें आई हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या वास्तव में गुणवत्ता के पैमाने को दरकिनार करके इस सड़क का निर्माण किया गया? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या वजह है कि 1 माह के भीतर ही सड़क की तरह सतह जगह जगह धंसने लगी और किसी एक्सप्रेसवे का निर्माण कुछ समय बाद ही क्षतिग्रस्त हो जाने की यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले माह प्रयागराज को मेरठ से जोड़ने वाली गंगा एक्सप्रेसवे का लगभग 60 मीटर हिस्सा धंस गया। इस सड़क मार्ग का उद्घाटन घटना के करीब 3 माह पूर्व हुआ था, जबकि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुए अभी 1 माह भी नहीं हुआ है। इसके अलावा निर्माणाधीन या लोकार्पण के कुछ दिन बाद ही पुलों के ढह जाने की खबरें भी आए दिन आती रहती हैं। इससे साफ है कि केवल आधुनिक तकनीक के आधार पर किसी निर्माण कार्य की गुणवत्ता तय नहीं की जा सकती है। इंजीनियरों की निगरानी और निर्माण कार्य सामग्री की जांच में ढिलाई बरतने का परिणाम इसी तरह की क्षति के रूप में सामने आता है। सड़क निर्माण में खामियां कई बार वाहन दुर्घटनाओं का कारण भी बनती हैं। यह सच यही है कि जब तक किसी भी सार्वजनिक निर्माण कार्य की ईमानदारी से नियमित निगरानी नहीं जाएगी और संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी, तब तक मानकों का पूरी तरह अमल नहीं हो पाएगा। और आप सोच के देखिए कि 4200 करोड़ में अगर कोई सड़क बन रही हो, 42 दिन ही चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कितनी ईमानदारी से काम हुआ होगा, कितनी अच्छी गुणवत्ता का वहाँ मटेरियल उपयोग किया गया होगा।
ये उत्तर प्रदेश लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।